तो वेलकम स्टूडेंट्स 3D के नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि दो अगर लाइंस हैं बच्चों हमारे पास, तो उन लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एंगल अगर मैं लूँ इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, तो आप देख रहे होंगे कि एक एंगल क्रिएट हो गया इधर। ये देखिए ये है, ये तो जियोजेब्रा के सॉफ्टवेयर ने बताया कि 37.1 डिग्री का एंगल बना है बच्चों इसमें। ठीक है ना, ये तो सॉफ्टवेयर ने बताया कि जो कि डिजाइन था, बट एक्चुअल में मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, तो ये वो दो लाइन है। आपकी बुक्स में जो है वो जो पिक्चर है वो 3D में ठीक से समझ में नहीं आ पाती, बट आप यहाँ पे क्लियरली इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, हमें थैंक्स बोलना चाहिए जियो जेब्रा का। और मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो जो अपना टाइम मोबाइल में इधर उधर अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा बेटर हो कि वो जियो जेब्रा को यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और टीचर्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास हमारी सोसाइटी में, तो उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जियो जेब्रा का 3D के लिए यूज़ करें, क्योंकि आप लोग जो सिखा सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ी मॉरल ड्यूटी की बातें थी, तो अब हम वापस आते हैं अपनी स्टडी पे। ठीक है बच्चों, तो हमें पता ये करना है कि दो लाइंस है हमारे पास और उन लाइन के बीच में दो जो एंगल है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ओरिजिन से दो लाइनें आ रही हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जिस पे ए पॉइंट है इसको हम लाइन L1 मान लेते हैं, और जिस पे पॉइंट बी है उसको हम ये लाइन L2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम ऐसा मान करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, कर्सर को आप देखिए, ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस मैंने लिया है उसी डिस्टेंस पे करीब करीब मेरा बी पॉइंट भी है। समझ रहे हैं बात? यानी ए ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट अगर मैं आर मान लूं, तो ओरिजिन से लेकर के बी पॉइंट तक मेरा जो डिस्टेंस है ना वो भी आर ही है। क्लियर बच्चों, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हमें करना ये है, ये है हमारा ओरिजिन ओ। इसको जो है ये सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी कभी कभी हैंग रैम की वजह से है बच्चों। जो कि ये कभी कभी हैंग हो जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया। खैर, मुझे थोड़ा सा इरेजर यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, और मैं इसको इरेज भी नहीं कर पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये एक साइड में पड़ा रहेगा। तो मेन मुद्दा है हमारा ये बच्चों के, ये था हमारा ओरिजिन ओ। ठीक है, और अभी अभी मैंने ये बताया था कि मान लो कि मैं ओरिजिन ओ से, ये जो हमारी लाइन जा रही थी ना बच्चों, ये है हमारी लाइन, इसको मैं L1 का नाम दे दूं, और ये है हमारी L2। ठीक है, मान लो बच्चों कि मैं इस पे ओरिजिन से और इस ए पॉइंट तक
एक सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। लाइन और सेगमेंट में एक बहुत फर्क है, ठीक है ना। यहां तक मान लो कि मैंने एक ये सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। दूसरा, मैं ये पता कर लूँ, सॉरी, इस ओरिजिन से आप देख रहे होंगे कि इतने ही डिस्टेंस पे ये जो बी पॉइंट था, एक मैंने सेगमेंट ले लिया, ठीक इसके एक्चुअल में ये पैरेलल है, इसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है बच्चों। ये आगे बात समझ में, ये किसके ऊपर है, लाइन के ठीक ऊपर है ये दोनों सेगमेंट। ये इसमें ट्विस्ट है, बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखें कि ये मैंने लिए क्यों है, इनको लेने के पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर मैंने जो सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट का मेरे पास में कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि लाइन के तो मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी में चली गई, और मुझे उन दोनों के बीच के एंगल्स पता करने हैं। आगे बात समझ में। तो बच्चों आप ये मान करके चलो कि अब जो लाइन थी हमारे पास, उस ये वाली जो L1 लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस हमें गिवन मिलेंगी। आगे बात समझ में, जो कि डायरेक्शंस कोसाइन अब आप समझ चुके हो कि अगर ये L लाइन हमारी ओरिजिन से आ रही थी तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही होगी वो अल्फा बीटा और गामा होंगे। उसी तरह से L2 जो होगी वो हमारी जो लाइन है वो भी तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा 1 बीटा, आप जो भी आप नाम दे लीजिए, वो एंगल बना रही होगी। समझ में आई बात बच्चों। तो अब मान करके चलते हैं बच्चों कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, इसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, वो होंगे L1 मान लेते हैं, M1 और N1, ठीक है ना। और इस लाइन के क्या होंगे बच्चों, इस लाइन के अगर डायरेक्शंस कोसाइन दोनों की अलग होती तो सॉरी सेम होती तो वो पैरेलल होती, लेकिन ये तो अलग अलग एंगल बना रही है, तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शंस कोसाइन होंगी वो L2 होगी और इसकी होगी M2, N2। आगे बात समझ में, ये तो होगी हमारी डायरेक्शंस कोसाइन बच्चों, ठीक है। अगली बात, अब यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब हमें वो कोऑर्डिनेट पता करने होंगे, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को मान लो कि ज्वाइन कर दूं, बट या ज्वाइन करने से पहले मैं ए पॉइंट के और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूं, क्योंकि ये वाली लाइन तो मैंने यहाँ से ड्रॉ की थी, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है वो है बच्चों हमारे पास r, ठीक है ना। और ओ से लेकर के बी पॉइंट तक भी हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, r, ठीक है ना। r डिस्टेंस है, और आपको ये बात खूब अच्छे से अब ये पता चल गई है कि डायरेक्शंस कोसाइन अगर जिसके हैं, तो ये जो लाइन है ये तो डायगोनल का काम कर रही है ना। आगे बात समझ में। तो अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने ये वाली बात पता कर ली थी बच्चों, ठीक है ना। अब अगर यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो होने चाहिए x1 y1 z1, ये होने चाहिए बच्चों। और बी पॉइंट के मान के चले अपन के x2 z2 z1, लेकिन इसके अलावा भी हम इसके और कोऑर्डिनेट एक लिख सकते हैं बच्चों। देखो वो क्या क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, L1 इंटू में r, या फिर इस वाली के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस कोसाइन है अपने पास में, क्योंकि
अगर मैं L1 की बात करूं बच्चों, तो L1 तो हमारा क्या होता है, कोस अल्फा 1 ना, ये होगा। और कोस अल्फा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बच्चों, वो अपने पास में x2, यानी कि जो हमारी a थी, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा ना। अगर मैं इसको चलूँ मान करके बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज जो है ये क्या होगा हमारा, बेस तो x कोऑर्डिनेट के लिए आएगा ना, यानी कि x2 माइनस में x1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, r, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, x के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, मतलब x कितने डिस्टेंस पे है वो चाहिए मुझे। तो x1 इज इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू में L1। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, वो मेरा क्या होगा, L1 इंटू में r, आगे बात समझ में। और कोमा M1 कोमा M1 इंटू में r, कोमा N1 इंटू में r, इसी तरह से। क्योंकि कोस फिर बीटा लेंगे, और बीटा क्या होगा, कोस बीटा में भी तो b अपॉन में h, और b क्या था, अभी अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, y2 माइनस में y1। समझ गए ना। सिमिलरली ऐसे ही करके, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, वो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, L2, ठीक है ना, L2 इंटू में R। मैं यहाँ के लिए एक थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ बच्चों, L2 कोमा L2 इंटू में R, कोमा M2 इंटू में R, कोमा N2 इंटू में R, ठीक है ना। ये B के कोऑर्डिनेट होंगे। समझ में आ गई बात कि क्यों होंगे B के कोऑर्डिनेट। वो यहां से आप समझ लीजिए कि L2 क्या होगा आपका, L2 क्या होगा बच्चों, कोस अल्फा 2 होगा। चलो मैं एक बार बीटा की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर अल्फा वाली अपने कर ली थी। तो बीटा जो होगा बच्चों, बीटा हमारा क्या होगा, y2 माइनस में y1 नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो अपॉन में आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, वो तो r है, ठीक है ना। और ये हमारा L2, तो y2 माइनस में y1, तो r को हम L2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। तो y के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, L2 इंटू में r इज इक्वल टू में y2 माइनस में y1। समझ में आ गई बात। उसी तरह से z के भी तो होंगे, N2 को भी तो आप ऐसे लिखोगे। तो इसीलिए यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो L2 r M2 r कोमा N2 r, ठीक है। ओके, तो यहाँ के बच्चों हमने कोऑर्डिनेट पता कर लिए, ठीक है। लेकिन हमारा मेन एम्स क्या था कि हमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल पता करने हैं। लेकिन मैंने बड़ी चालाकी ये की कि लाइन के बीच में एंगल भी तो वही होगा जो इन दोनों, जो हमने सेगमेंट लिए हैं ओ ए और ओ बी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये तो ठीक इसी के ऊपर ही हमने ड्रॉ किया है ना। आगे बात समझ में। तो जो एंगल ये 37.6 डिग्री इन लाइन L1 और L2 के बीच में बन रहा है, तो सेगमेंट OA और OB के बीच में भी तो इतना ही बनेगा ना बच्चों, 37.6 डिग्री, ठीक है ना। तो यही बात अपने को पता करनी है। ओके ओके, तो छोटी छोटी बातें अब अपन पता कर लें बच्चों कि डिस्टेंस फार्मूला अब अपन यूज़ करेंगे। कि मान लो अब अगला जो स्टेप है वो ये करें कि मुझे एक दूसरा कलर ले लेना चाहिए। चलो ये प्यारा है। और मैं ए और बी को अगर मान लो ज्वाइन कर दूं बच्चों, ठीक है, ए और बी को कर दिया मैंने ज्वाइन। अब मुझे करना ये है
कि मैं मैग्नीट्यूड पता करूं ए और बी का, ठीक है ना बच्चों। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो क्या है, L1 R M1 R N1 R, ठीक है ना। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए और अब आपने अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला से, कौन सा किसी भी तरफ से कर लिए क्योंकि वो तो मॉडुलस फॉर्म में आएगा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली काम है, उसके लिए अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, ताकि हम मैथमेटिकली काम कर सकें। तो बाकी सारी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं, क्लियर। तो अब अपन मैथमेटिकली काम के लिए हमें पूरा एक ब्लैंक पेज चाहिएगा। तो बच्चों अब हम ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में तो आपका स्केयर आएगा कि कौन सा आगे था कौन सा पीछे था, ठीक है बच्चों। तो ए जो था वो आपका क्या है, ए हमारा है मान लेते हैं कि भाई L1 R कोमा M1 R कोमा N1 R, ठीक है बच्चों। तो बी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो थे हमारे L2 R कोमा M2 R कोमा N2 R, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए और बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, क्लियर। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है बच्चों। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे ए को एंड बी को, ठीक है। ओके, यानी कि अब अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों तो ए और बी के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z2 है, और ये x2 और ये है हमारा y2 और ये हमारा z2, ठीक है ना। अभी भी वही फॉर्मूला लगेगा, बस हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं थे, हम वहाँ जहाँ तक ले करके गए उसे, हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइन थी और आर इक्वल डिस्टेंस था बस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, ठीक है बच्चों। तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला पता करना पड़ेगा कि अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट। अब हम यूज़ करेंगे कि ये तो हमारा x2 माइनस में x1, यानी कि अंडर द रूट L2 R माइनस में L1 R का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस में M2 R माइनस में M1 R का होल स्क्वायर, प्लस में N2R माइनस में N1R का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सारे होल स्क्वायर्स आप खोल दीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, उसको फटाफट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो देखो बच्चों, ये इस स्टेप में मैं आर को जो है इसमें से बाहर कॉमन निकाल करके बच्चों, और आर का स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल करके इसको बाहर ले गया, ठीक है। अगले स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में आप बच्चों देखो कि मैंने सबका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। ये रहा हमारा, पहले सारे के सारे होल स्क्वायर ओपन हो गए। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे कि अंडर द रूट, ठीक है बच्चों, और आर हमारा इधर है ही, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें इसको, L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर बच्चों, ये वाला, ठीक है ना,
क्या मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ? L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर, और प्लस में ठीक उसी तरह से L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये है हमारे पास L1 इंटू में L2, ये 2 टाइम्स है बच्चों। इन सभी में से ये तीनों माइनस की टर्म में है बच्चों, तो इसमें से अगर मैं -2 को कॉमन ले लूँ और अंदर लिखूँ बच्चों L1 इंटू में L2 प्लस में M1 इंटू में M2 प्लस में N1 इंटू में N2, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि ये ऑलरेडी हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि डायरेक्शंस जो कोसाइंस का जो स्क्वायर का सम है वो हमारा क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? 1 बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा 1 हो गया है, ठीक है। फटाफट ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये आप कर लें, ये हमारा बन गया 1, और ये भी तो 1 बन जाएगी टर्म हमारी, ये भी 1 बन गई, और ये रहा -2, और इसको हम क्या लिखेंगे? L1 L2 प्लस में M1 M2, ये हमारा बसा हुआ जो है उसको हम लिखेंगे बच्चों L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। क्लियर? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा, इसको इन दोनों को जो है हम मतलब 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। इसको 1 + 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं इरेज करके यहीं पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या 2 लिख सकता हूँ ना? यस, 2 लिख सकता हूँ। फिर अब इसमें से 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ बच्चों, तो ये 1 माइनस समथिंग अपने पास में कुछ चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसको वैसे लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर? तो 2 माइनस में 2 समथिंग अपने पास में ये चीज़ बच गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने ये हमारा कैंसिल हो गया और इसके आर का स्क्वायर आ गया, जो कि हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या आर स्क्वायर को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं बच्चों? तो ऊपर से आर स्क्वायर को आप लीजिए कॉमन, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 माइनस में, अब यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इनटू में ये बचा आपके पास में 2 - 2 इनटू में L1 L2 प्लस में M1 M2 एंड प्लस में N1 N2, ठीक है बच्चों। और अपॉन में आपका अभी भी ये है 2r²। तो r² को आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों cos ऑफ थीटा, हमें वो एंगल पता करना था, ठीक है बच्चों। तो अब आप अंदर देखिए, ये हमारा 2 बन गया है, ये माइनस का 2 और वो प्लस का 2, ठीक है बच्चों। तो अब ये वाली जो चीज़ है आपकी इसके साथ में कैंसिल हो गई, ठीक है बच्चों। और ये वाला हमारा क्या था बचा हुआ? ये तो प्लस का बन गया था ना, क्योंकि माइनस, अब और इससे ये वाला 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है बच्चों। क्या मैं फिर से करके बता दूं? जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये बन गया हमारा, ये तो बन गया 2, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ठीक है बच्चों। और अंदर क्या रहेगा? L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2, ठीक है। और अपॉन में क्या था बच्चों? हमारे 2, इस 2 से ये 2 कट गया बच्चों, यहाँ पे 0 बची ना, तो ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो कैंसिल हो गया। तो cos ऑफ थीटा जो है हमारा क्या बचा फाइनली? L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चों? पता करनी थी। यानी कि अगर हम
इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो L1 ये तो डायरेक्शंस कोसाइन है, यानी कि कोस अल्फ़ा 1 कोस बीटा 2 L1 L2 ये तो डायरेक्शंस कोसाइन से आपको पता ही चलेंगे। तो लेकिन अभी भी ये कोस ऑफ थीटा आया है बच्चों, तो ये हमारा आ गया कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस में सॉरी ये हमारा M1 होगा बच्चों, ये हमारा होगा M1, ठीक है। तो ये हमारा होगा M1 M2 प्लस में N1 N2, ठीक है। ये बट अब हमें पता करना है एंगल अभी भी नहीं आया है, तो ये होगा हमारा कोस इनवर्स L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा बच्चों, जो कि हमें इसे पता करना है, ठीक है। तो अब ये जो सब हमारी चल रही थी बच्चों, एक बात और ध्यान में रखना कि सब ये मोड में होगी, ठीक है ना, मॉडलेस फॉर्म में होगी बच्चों, क्लियर। क्योंकि ये सारी चीज़ें स्केयर में चल रही थी, तो इसीलिए कुछ अंडर रूट में था, तो सारी चीज़ें हमारी किस में चलेगी, मॉडलेस फॉर्म में चलेगी, ठीक है बच्चों। अब इसी की डिफरेंट्स अब हमारे पास कोस ऑफ थीटा जब आ गया है, तो दूसरी कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट, कि ये हमारी कोस की फॉर्म थी, फिर हम साइन की फॉर्म पता करेंगे इसी की, और टेंजेंट की फॉर्म पता करेंगे, ठीक है। 3D में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसकी हम साइन की फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप 3D को अच्छे से करें और अपने वेक्टर को भी खूब अच्छे से कर लीजिए बच्चों, ठीक है। मैं फिर से आपको रिवाइज़ कर दूं, बहुत अच्छे मैथ के जो टीचर्स हैं वो एडवाइज़ करते हैं कि 3D आने के लिए आपको +1 के स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि सडनली मैंने ट्रिग्नो में से ये जो फॉर्मूला उठाया और उसका जो यूज़ किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे, आपके एग्ज़ाम नज़दीक से हैं, तो मैं आपकी ये डाउट्स डेली दिन में कोशिश ये करूँगा कि 3D से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो दूर हो जाएं बच्चों, ठीक है, कि एंगल्स आपको किस तरह से निकालने हैं। एक्चुअल में तो ये शॉर्ट फॉर्म ही बन गई है कि 2 लाइन अगर आपको गिवन है तो उसमें से आपको एंगल्स किस तरह से निकालने हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि अभी आपको 3D कुछ समझ में आने लगी होगी, क्लियर बच्चों। तो गुड बाय और कल मिलते हैं बच्चों।